नमस्कार। नमस्कार। आज हम भारतीय संसद की कार्यवाही के अंदर झांक रहे हैं, ये समझने के लिए कि आखिर हमारे देश में कानून बनते कैसे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो संसद की कानून बनाने की और पैसे रुपए से जुड़ी प्रक्रियाओं की परतें खोलती है। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि संसद में किसी विचार के मतलब कानून बनने तक के सफर को और देश के खजाने से जुड़े हिसाब किताब की प्रक्रिया को आसान भाषा में समझें। ये सिर्फ कुछ नियम कायदे नहीं है, ये दिखाते हैं कि हमारा लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है। सही कहा। संसद सिर्फ बहस मुबाहिसे की जगह नहीं, यहीं देश के कानून जन्म लेते हैं। बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में थोड़ी उलझी हुई लग सकती है, लेकिन आज हम इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसके सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाएंगे। हाँ, जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। सबसे पहले ये बताइए कि संसद का सबसे बुनियादी काम क्या है और कानून बनाने की इस पूरी कहानी में मुख्य किरदार कौन-कौन है? देखिए, संसद का सबसे जरूरी काम है देश के लिए कानून बनाना। इस काम में 3 मुख्य अंग शामिल हैं: लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। अच्छा। जब कानून का कोई प्रस्ताव या मसौदा पेश होता है, उसे विधेयक या बिल कहते हैं। हाँ, बिल। जब यही विधेयक दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है और फिर राष्ट्रपति जी भी उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं, तब वो अधिनियम यानी कानून बन जाता है। ओके। ये पूरी व्यवस्था हमारे संविधान में दिए गए दिशा निर्देशों के हिसाब से चलती है। कई अनुच्छेद हैं इसके लिए। और ये जो हम सुनते हैं कि बिल पहले वाचन से गुजरा, दूसरे वाचन से, ये वाचन क्या चीज है? अच्छा सवाल है। दरअसल हर विधेयक को कानून बनने की मंजिल तक पहुंचने से पहले दोनों सदनों में मुख्य रूप से 3 पड़ावों से गुजरना होता है। 3 पड़ाव? हाँ, उन्हीं को वाचन या रीडिंग्स कहते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा वाचन। अच्छा। ये एक तरह से ये सुनिश्चित करने का तरीका है कि विधेयक पर ठीक से सोच विचार हो, उसकी बारीकियों को परखा जाए और उस पर ज्यादा से ज्यादा सहमति बन सके। मतलब कोई कानून जल्दबाजी में ना बन जाए। ठीक है, पर क्या सारे विधेयक एक जैसे ही होते हैं या इनमें कुछ अलग-अलग किस्में भी होती हैं? नहीं, सारे विधेयक एक जैसे नहीं होते। इन्हें हम 2-3 आधारों पर बांट सकते हैं। पहला आधार है कि बिल पेश कौन कर रहा है। अगर सरकार का कोई मंत्री बिल पेश करता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। सरकारी विधेयक? हाँ, आमतौर पर ये सरकार की नीतियों या वादों को लागू करने के लिए लाए जाते हैं। और अगर मंत्री ना हो तो? और अगर कोई ऐसा सांसद बिल पेश करे जो मंत्री नहीं है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। अच्छा, गैर सरकारी। ठीक है, ये तो हुई पेश करने वाले की बात। क्या बिल के अंदर क्या लिखा है, यानी उसके विषय के आधार पर भी कोई फर्क होता है? हाँ, बिल्कुल। विषय के आधार पर वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और यही प्रक्रिया का अंतर भी साफ दिखता है। अच्छा, कैसे? देखिए, ज्यादातर बिल साधारण विधेयक होते हैं जो आम कानूनों से जुड़े होते हैं। फिर आते हैं धन विधेयक। इनका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 110 में खास तौर पर है। धन विधेयक मतलब पैसे वाले? बिल्कुल। ये पूरी तरह से पैसे, रुपए, टैक्स लगाने या हटाने, सरकार के उधार लेने या भारत की संचित निधि मतलब सरकारी खजाने से पैसे निकालने जैसे मामलों से ही जुड़े होते हैं। इनके लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग है। ओके। फिर वित्त विधेयक भी पैसे से जुड़े होते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग हैं। हम इस पर बाद में बात करेंगे। ठीक है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं संविधान संशोधन विधेयक, जिनसे हमारे संविधान में बदलाव किया जाता है। अच्छा, संविधान बदलने वाले बिल? हाँ, इनकी प्रक्रिया सबसे अलग और ज्यादा सख्त होती है क्योंकि ये देश के मूल कानून को बदलने वाले होते हैं। चलिए एक आम यानी साधारण विधेयक के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहले वाचन में क्या होता है? पहला वाचन समझिए एक तरह से विधेयक का नामकरण संस्कार है, उसकी मतलब औपचारिक शुरुआत। नामकरण? अच्छा। हाँ, इसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जो सदस्य ऐसे पेश करते हैं वो बस बिल का शीर्षक और उसका मकसद बताते हैं। बस इतना ही? कोई बहस नहीं? आमतौर पर इस स्टेज पर कोई बहस नहीं होती। अगर सदन इजाजत दे दे तो बिल को सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। बस इतनी सी कार्रवाई होती है पहले वाचन में। हाँ, एक नियम है कि गैर सरकारी सदस्य को बिल लाने से पहले 1 महीने का नोटिस देना होता है, जबकि मंत्री 7 दिन के नोटिस पर भी ला सकते हैं। पहले वाचन में, ठीक है। और दूसरा वाचन? लगता है असली माथापच्ची यहीं शुरू होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दूसरा वाचन ही वो पड़ाव है जहां विधेयक की असल चीरफाड़ होती है। चीरफाड़? हाँ,
इस स्टेज पर बिल की कॉपी सभी सांसदों को बांटी जाती है। फिर सदन में बिल के मूल सिद्धांतों और उसके अलग-अलग प्रावधानों पर विस्तार से बहस होती है। यहीं पर पेश करने वाला सदस्य ये प्रस्ताव भी रख सकता है कि बिल पर सदन में तुरंत चर्चा हो या फिर इसे और गहराई से जांचने के लिए किसी संसदीय समिति को सौंप दिया जाए। समिति, कमिटी। हाँ, समिति। या कई बार जनता की राय जानने के लिए भी इसे प्रकाशित किया जा सकता है। आपने समिति का जिक्र किया, ये समिति वाला चरण क्यों जरूरी है? सदन में सीधे बहस काफी नहीं। ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, सदन में सैकड़ों सदस्य होते हैं और समय सीमित होता है। हाँ, वो तो है। हर बिल के हर पहलू पर उतनी गहराई से चर्चा सदन में मुमकिन नहीं हो पाती। इसलिए अक्सर बिल को किसी प्रवर समिति, सिलेक्ट कमेटी, हाँ, मतलब उसी सदन के सदस्य, हाँ, उसी सदन के सदस्य, या फिर संयुक्त प्रवर समिति, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, बिल्कुल, इनको भेज दिया जाता है। ये समितियां छोटी होती हैं, इनमें अलग अलग पार्टियों के सदस्य होते हैं और ये बिल के हर क्लॉज, हर शब्द पर बारीकी से गौर करती हैं। अच्छा। ये विशेषज्ञ बुला सकती हैं, लोगों की राय ले सकती हैं और बिल में बदलाव के सुझाव भी दे सकती हैं। ये समितियां एक तरह से बिल का, समझिए, पोस्टमार्टम करती हैं और आमतौर पर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट वापस सदन को देती हैं। तो क्वालिटी चेक जैसा ये। हाँ, बिल्कुल। ये गुणवत्ता सुनिश्चित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद सदन में क्या होता है? रिपोर्ट आने के बाद शुरू होता है प्रतिवेदन अवस्था या रिपोर्ट स्टेज, जो दूसरे वाचन का ही हिस्सा है। ओके। अब सदन समिति की रिपोर्ट और उसके सुझाए गए संशोधनों पर विचार करता है। यहां बिल पर क्लॉज बाय क्लॉज, यानी एक एक खंड करके चर्चा होती है। एक एक करके? काफी टाइम लगता होगा। हाँ, लगता है। सांसद और संशोधन पेश कर सकते हैं, उन पर बहस होती है और फिर वोटिंग होती है। यही वो स्टेज है जहां बहस और संशोधनों के जरिए बिल अपना अंतिम रूप लेना शुरू करता है। काफी लंबी प्रक्रिया है ये। और इसके बाद आता है तीसरा वाचन। ये आखिरी मंजिल है उस सदन में। जी हाँ, तीसरा वाचन उस सदन में विधेयक के सफर का अंतिम पड़ाव है। इसमें क्या होता है? फिर से बहस। यहां फिर से एक बार बिल पर मोटे तौर पर बहस होती है कि इसे पास किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन अब इसमें कोई बड़े संशोधन पेश नहीं किए जा सकते। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो सब दूसरे वाचन में हो चुका होता है। यहां बस भाषा की छोटी मोटी गलतियां ठीक की जा सकती हैं। ओके। बस बहस के बाद पूरे बिल को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए वोटिंग होती है। और अगर पास हो गया तो? अगर सदन में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों का बहुमत बिल के पक्ष में होता है तो उसे पास मान लिया जाता है। फिर सदन के पीठासीन अधिकारी, मतलब लोकसभा में अध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति, उसे प्रमाणित करके दूसरे सदन में भेज देते हैं। दूसरे सदन में? अच्छा, लेकिन तब क्या होता है जब दोनों सदनों में बात ना बने? मान लीजिए लोकसभा ने बिल पास कर दिया पर राज्यसभा ने उसे नामंजूर कर दिया। हाँ, ये हो सकता है। या उसमें ऐसे बदलाव कर दिए जो लोकसभा को मंजूर नहीं, या फिर 6 महीने तक राज्यसभा ने उस पर कोई फैसला ही नहीं लिया। तब ऐसी स्थिति को गतिरोध या डेडलॉक कहते हैं। गतिरोध। हाँ। जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच ऐसी असहमति हो जाती है तो हमारा संविधान इस गतिरोध को तोड़ने का एक रास्ता बताता है, और वो है संयुक्त अधिवेशन या जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग, दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। बिल्कुल। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 108 में मिलता है। ऐसी नौबत आने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक साथ बैठक बुला सकते हैं। ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है और इसमें फैसला कैसे होता है, और क्या ये रास्ता हर तरह के बिल के लिए खुला है? देखिए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर करते हैं। स्पीकर? हाँ, अगर वो मौजूद ना हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, और अगर वो भी ना हो तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा के सभापति नहीं? नहीं, राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो नहीं करते। अच्छा। इसमें फैसला दोनों सदनों के कुल मिलाकर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत से? हाँ, क्योंकि लोकसभा में सदस्य संख्या राज्यसभा से लगभग 2 गुनी होती है, तो जाहिर है कि संयुक्त बैठक में पलड़ा अक्सर लोकसभा की तरफ झुका रहता है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये संयुक्त बैठक वाला रास्ता सिर्फ साधारण विधेयकों और कुछ तरह के वित्त विधेयकों के लिए ही है। अच्छा, धन विधेयक और संविधान संशोधन के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं। धन विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में अगर गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। वो बिल वहीं खत्म हो जाता है या पास नहीं माना जाता। क्या हमारे संसदीय इतिहास में कभी ऐसी नौबत आई है कि संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी हो? हाँ, आई है।
लेकिन बहुत कम। अब तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है। 3 बार? कब कब? पहली बार 1961 में दहेज निरोधक कानून को लेकर, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग से जुड़े एक कानून को रद्द करने के लिए, और तीसरी बार 2002 में आतंकवाद निरोधक कानून, जिसे पोटा के नाम से जाना गया, उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। पोटा, हाँ याद है। अच्छा, मान लेते हैं कि बिल दोनों सदनों की परीक्षा में पास हो गया। अब आगे क्या? क्या वो तुरंत कानून बन जाता है? नहीं, अभी एक आखिरी पड़ाव बाकी है। वो है राष्ट्रपति की मंजूरी। राष्ट्रपति की मंजूरी, अनुच्छेद 111। बिल्कुल, अनुच्छेद 111। जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति के पास 3 रास्ते होते हैं। 3 रास्ते। क्या? पहला, वो बिल पर अपनी सहमति दे दें। जैसे ही वो सहमति देते हैं, बिल अधिनियम यानी कानून बन जाता है और सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाता है। ओके, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, वो अपनी सहमति रोक सकते हैं। रोक सकते हैं मतलब मना कर सकते हैं? हाँ, अगर वो ऐसा करते हैं तो बिल वहीं खत्म हो जाता है, कानून नहीं बन पाता। और तीसरा रास्ता है कि वो बिल को सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर सदनों को एक बार फिर से विचार करने के लिए लौटा सकते हैं, चाहे तो अपने कुछ सुझावों के साथ। अच्छा, पुनर्विचार के लिए। आपने कहा सहमति रोक सकते हैं, इसका कोई उदाहरण है क्या? वो पॉकेट वीटो वाली बात? हाँ, बिल्कुल। सहमति रोकने का एक दिलचस्प उदाहरण है जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। पॉकेट वीटो? 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर न तो हाँ कहा, न ना, और ना ही उसे लौटाया। वो बिल बस समझिए उनकी जेब में ही पड़ा रह गया और कभी कानून नहीं बन पाया। अरे! जहां तक बिल लौटाने की बात है, अगर संसद राष्ट्रपति द्वारा लौटाए गए बिल को दोबारा पास कर देती है, चाहे उसमें कोई बदलाव किया हो या न किया हो, तब राष्ट्रपति के लिए उस पर अपनी सहमति देना जरूरी हो जाता है। वो फिर उसे रोक नहीं सकते। अच्छा, तब तो सहमति देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब जरा उन खास विधेयकों की बात करते हैं जिनका आपने शुरू में जिक्र किया था। धन विधेयक, मनी बिल। हाँ, धन विधेयक। इनकी प्रक्रिया अलग क्यों है? ऐसा क्या खास है इनमें? धन विधेयक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सीधे सीधे सरकार की कमाई और खर्च से जुड़ा होता है। जैसे कोई नया टैक्स लगाना, किसी टैक्स को बदलना या हटाना, सरकार का कर्ज लेना, या भारत के सरकारी खजाने मतलब संचित निधि से पैसा निकालना। हाँ। क्योंकि ये मामले बहुत अहम होते हैं और सीधे जनता के पैसे से जुड़े होते हैं, संविधान इनके लिए एक विशेष प्रक्रिया तय करता है। क्या है वो प्रक्रिया? सबसे पहली और बड़ी बात, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। सिर्फ लोकसभा में? हाँ, और इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेना भी जरूरी है। अच्छा। जब लोकसभा इसे पास करके राज्यसभा भेजती है तो राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। वो सिर्फ अपनी सिफारिशें या सुझाव दे सकती है। सिर्फ सुझाव, बदल नहीं सकती? नहीं, और उसे 14 दिनों के अंदर अंदर बिल लोकसभा को लौटाना होता है। 14 दिन? और अगर ना लौटाए तो? अगर 14 दिन में नहीं लौटाती तो बिल को दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। अच्छा। और लोकसभा चाहे तो राज्यसभा की सिफारिशों को माने, चाहे तो ना माने, उसकी मर्जी। मतलब राज्यसभा की शक्ति बहुत सीमित है इसमें? बिल्कुल। और जैसा हमने पहले बात की, धन विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक और बात, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इस पर अगर कोई विवाद हो तो लोकसभा अध्यक्ष का फैसला ही अंतिम माना जाता है। स्पीकर का फैसला फाइनल। ठीक है, धन विधेयक तो समझ आया, लेकिन ये वित्त विधेयक, ये क्या बला है? ये धन विधेयक से कैसे अलग है? हाँ, वित्त विधेयक भी पैसे रुपए से ही जुड़े होते हैं। एक मोटी सी बात समझ लीजिए कि हर धन विधेयक एक तरह का वित्त विधेयक होता है। ओके। लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, देखिए, वित्त विधेयक मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक वो जिनमें टैक्स लगाने या बदलने जैसे धन विधेयक वाले मामले भी होते हैं, और साथ में कुछ और आम कानूनी बातें भी होती हैं, अनुच्छेद 117(1) वाले। अच्छा। इन्हें भी धन विधेयक की तरह लोकसभा में ही और राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक के उलट राज्यसभा इन्हें बदल सकती है या नामंजूर भी कर सकती है। और अगर दोनों सदनों में सहमति ना बने तो इनके लिए संयुक्त बैठक भी हो सकती है, में पेश किया जा सकता है। लेकिन इन पर चर्चा और वोटिंग से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। ठीक है, ये अंतर समझ आया। अब सबसे अहम सवाल, संविधान तो हमारे देश की नींव है,
अगर उसी में कोई बदलाव करना हो तो क्या प्रक्रिया है? क्या वो भी साधारण बिल की तरह पास होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान में संशोधन करना एक बहुत गंभीर मामला है, इसलिए इसकी प्रक्रिया काफी सख्त रखी गई है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368। हाँ, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन इसे पास करने के लिए साधारण बहुमत काफी नहीं होता। तो फिर कैसा बहुमत चाहिए? इसे दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना जरूरी है। विशेष बहुमत वो क्या होता है? विशेष बहुमत का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी आधे से ज्यादा, और साथ ही सदन में उस दिन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 2/3 बहुमत। दोनों शर्तें एक साथ? हाँ, ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। ये काफी मुश्किल होता है हासिल करना। इतना ही नहीं, अगर संशोधन संविधान के कुछ खास हिस्सों जैसे केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियों से जुड़ा है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर वाले मामले। बिल्कुल, तो विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी होती है। आधे राज्यों की भी? बाप रे। हाँ, और हाँ, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही पड़ती है, वो इसे लौटा नहीं सकते। ये कब से हुआ? ये 24वें संशोधन 1971 के बाद से है, और इसके लिए भी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, प्रक्रिया काफी सख्त है। अब संसद के कामकाज के दौरान हम कुछ शब्द बार बार सुनते हैं, सत्र, स्थगन, सत्रावसान, विघटन। इनका क्या मतलब होता है? हाँ, ये संसद की बैठकों और कार्यकाल से जुड़े जरूरी शब्द हैं। सत्र यानी सेशन, वो समय होता है जब संसद की बैठकें चलती हैं। सेशंस। हाँ, राष्ट्रपति समय समय पर संसद का सत्र बुलाते हैं। नियम यह है कि साल में कम से कम 2 सत्र होने जरूरी हैं, और 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। वैसे आमतौर पर साल में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, जो सबसे लंबा होता है, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, जो सबसे छोटा होता है। बजट, मानसून, शीतकालीन, ठीक है। और स्थगन, स्थगन का मतलब है सदन की बैठक को कुछ समय के लिए रोक देना। ये कुछ मिनट, घंटे या दिन भी हो सकते हैं। ये फैसला सदन के पीठासीन अधिकारी, स्पीकर या चेयरमैन करते हैं। मतलब एडजॉर्न कर देना। हाँ, सत्रावसान का मतलब है पूरे सत्र का ही समाप्त हो जाना। ये काम राष्ट्रपति करते हैं सरकार की सलाह पर। सत्र का अंत। और विघटन। डिसोल्यूशन। विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है, क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती। हाँ, ये तो पता है। विघटन का मतलब है लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाना, या तो 5 साल पूरे होने पर, या उससे पहले अगर सरकार बहुमत खो दे या चुनाव कराने की सिफारिश करे। नई लोकसभा के लिए फिर चुनाव होते हैं। अच्छा, जब लोकसभा भंग हो जाती है तो जो बिल वगैरह चल रहे होते हैं उनका क्या होता है? क्या सब रद्दी हो जाते हैं? नहीं, सारे नहीं। इसका एक नियम है। अगर कोई बिल लोकसभा में पेश हुआ था और वहीं पेंडिंग है, या राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आया था और पेंडिंग है, तो लोकसभा भंग होते ही वो बिल समाप्त हो जाता है। लैप्स। हाँ, लैप्स। उसे फिर से नई लोकसभा में लाना पड़ेगा। लेकिन अगर बिल राज्यसभा में शुरू हुआ हो तो? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अगर कोई बिल राज्यसभा में पेश हुआ था और वहीं पेंडिंग है, अभी लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं, तो वो लोकसभा भंग होने पर भी समाप्त नहीं होता, वो जिंदा रहता है। अच्छा। और एक खास बात, अगर किसी बिल पर दोनों सदनों में गतिरोध था और राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाने की घोषणा कर दी थी, तो वो बिल भी लोकसभा भंग होने पर समाप्त नहीं होता, उस पर संयुक्त बैठक होकर रहेगी। ये तो दिलचस्प नियम है। चलिए, आप थोड़ा पैसा रुपया संभालते हैं। बजट, ये क्या होता है और संसद इसे कैसे पास करती है? बजट, हाँ, ये संसद का एक बहुत बड़ा काम है, जिसे हम आम बोलचाल में बजट कहते हैं। संविधान उसे वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है। अनुच्छेद 112। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, ये दरअसल सरकार का अगले 1 साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अपनी अनुमानित आमदनी और खर्चे का पूरा लेखा जोखा होता है। वित्त मंत्री इसे फरवरी में लोकसभा में पेश करते हैं। पहले फरवरी के आखिरी दिन होता था, अब शुरू में ही हो जाता है। और हाँ, 2017 से रेल बजट भी आम बजट का ही हिस्सा बन गया है। हाँ, रेल बजट अब अलग से नहीं आता। बिल्कुल। बजट को संसद से पास कराने की एक तय प्रक्रिया है, जिसके मोटे तौर पर 6 चरण होते हैं। बजट पेश करना, दूसरा उस पर आम बहस जिसमें नीतियों पर चर्चा होती है, वोटिंग नहीं। तीसरा, संसद की विभागीय समितियां अलग अलग मंत्रालयों के अनुदान मांगों की विस्तार से जांच करती हैं। फिर से समितियां,
हाँ, ये बहुत जरूरी है। चौथा, लोकसभा में इन अनुदान की मांगों पर बहस और वोटिंग होती है। पांचवां, एक विनियोग विधेयक पास किया जाता है। और छठा, एक वित्त विधेयक पास किया जाता है। ये अनुदान की मांग और विनियोग विधेयक क्या चीज है, थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। देखिए, सरकार अपनी मर्जी से सरकारी खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। हाँ। हर खर्च के लिए उसे संसद, खासकर लोकसभा की मंजूरी लेनी पड़ती है। ये मंजूरी अनुदान की मांगों, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के जरिए मांगी जाती है। हर मंत्रालय अपने खर्चों के लिए अलग-अलग मांग रखता है। अच्छा, हर मिनिस्ट्री अपनी डिमांड रखती है। हाँ, इन मांगों पर लोकसभा में वोटिंग होती है। लोकसभा चाहे तो मांग मान ले, चाहे तो मना कर दे, या चाहे तो मांगी गई रकम में कटौती कर दे, लेकिन बढ़ा नहीं सकती। काट सकते पर बढ़ा नहीं सकते। सही। कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो संचित निधि पर भारित चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, जजों वगैरह के वेतन भत्ते या सरकार के कर्ज का भुगतान। अच्छा। इन पर संसद में चर्चा तो हो सकती है, पर वोटिंग नहीं होती, ताकि ये पद और भुगतान राजनीतिक खींचतान से ऊपर रहें। ठीक है। तो जब मांगे पास हो गईं, फिर? जब सारी अनुदान मांगे लोकसभा से पास हो जाती हैं और भारित व्यय को भी जोड़ लिया जाता है, तब सरकार एक बिल लाती है जिसे विनियोग विधेयक कहते हैं। अनुच्छेद 114। विनियोग विधेयक। हाँ, इस बिल में वो सारी रकमें होती हैं जिन्हें सरकार खर्च करना चाहती है। इस बिल के दोनों सदनों से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही सरकार को कानूनी तौर पर खजाने से पैसा निकालने का अधिकार मिलता है। ये समझिए कि ये खर्च करने का लाइसेंस है। मतलब इसके बिना सरकार पैसा नहीं निकाल सकते? बिल्कुल नहीं। और छठा चरण है वित्त विधेयक का पारित होना, जिससे सरकार को अगले साल टैक्स वगैरह वसूलने का अधिकार मिलता है। अच्छा, ठीक है। संसद में हमने प्रश्नकाल और शून्यकाल का भी बहुत नाम सुना है। ये क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है? ये दोनों ही संसद के बहुत जीवंत और महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो सरकार को सीधे जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हैं। प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, आमतौर पर सदन की बैठक का पहला घंटा सुबह 11 बजे से 12 बजे तक होता है। पहला घंटा? हाँ, इस दौरान सांसद मंत्रियों से सरकार के कामकाज, नीतियों, देश विदेश के मुद्दों पर सीधे सवाल पूछते हैं। सवाल किस तरह के? ये सवाल 3 तरह के हो सकते हैं। तारांकित, स्टार्ड, जिनका मंत्री जी को सदन में खड़े होकर मौखिक जवाब देना होता है। मतलब तुरंत जवाब? हाँ, और फिर सदस्य उस पर पूरक सवाल यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अच्छा, फॉलो अप क्वेश्चन। बिल्कुल। दूसरे होते हैं अतारांकित, अनस्टार्ड, जिनका लिखित जवाब दिया जाता है। और तीसरे होते हैं अल्प सूचना प्रश्न, जो बहुत जरूरी मामले पर कम नोटिस देकर पूछे जाते हैं। ठीक है। और शून्यकाल? 0 वार? शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद यानी दोपहर 12 बजे शुरू होता है। ये किसी नियम पुस्तिका में लिखा नहीं है, ये भारतीय संसद की अपनी खोज है। 1962 के आसपास शुरू हुई। अपनी खोज? हाँ, इसमें सदस्य बना पहले से नोटिस दिए बहुत जरूरी लोक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। इसमें माहौल काफी गर्मा गर्म भी हो जाता है कई बार। हाँ, टीवी पर देखा है। हाँ, बिल्कुल। ये सरकार पर दबाव बनाने का एक अहम जरिया है। क्या सिर्फ सवाल पूछकर ही सरकार पर लगाम कसी जाती है, या चर्चा और नियंत्रण के और भी हथियार हैं सांसदों के पास, जैसे वो स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव वगैरह? हाँ, बिल्कुल। संसद के तर्कश में और भी कई तीर हैं। अच्छा। जैसे छोटी चर्चाओं के लिए आधे घंटे की चर्चा या अल्पकालीन चर्चा जैसे प्रावधान है। फिर आता है स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन। स्थगन प्रस्ताव ये क्या है? ये एक तरह का इमरजेंसी बटन है। अगर देश में कोई बहुत ही गंभीर और जरूरी घटना हो गई है, तो कोई भी सदस्य 50 सदस्यों के समर्थन से ये प्रस्ताव ला सकता है कि सदन अपना बाकी काम रोककर पहले उस मुद्दे पर चर्चा करे। अच्छा। एक और दिलचस्प चीज है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये भी भारत की ही देन है। हाँ। 1954 से। ये भी? हाँ, इसके जरिए कोई सदस्य किसी मंत्री का ध्यान किसी जरूरी मुद्दे की तरफ खींचता है और मंत्री को उस पर बयान देना पड़ता है। सरकार की किसी खास नीति या काम की आलोचना करनी हो तो निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। बजट पास होते समय विपक्ष कटौती प्रस्ताव ला सकता है। कटौती प्रस्ताव? हाँ, अगर ये पास हो जाए तो ये माना जाता है कि सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है और उसे इस्तीफा देना पड़ सकता है। अरे! और सबसे बड़ा हथियार है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी सरकार को यानी प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना ही होता है। पूरी सरकार को? हाँ, भारत में पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था।
तो आज हमने भारतीय संसद के अंदर कानून और बजट बनने की इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प यात्रा को समझने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल। कैसे एक विचार बिल बनता है, कैसे वो समितियों और सदनों की कसौटी से गुजरकर कानून का रूप लेता है, कैसे देश के खजाने का हिसाब रखा जाता है और कैसे हमारे चुने हुए सांसद इन प्रक्रियाओं के जरिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। बिल्कुल। ये सारी प्रक्रियाएं, ये नियम, ये बहसें, ये सिर्फ औपचारिकताएं नहीं हैं। ये हमारे लोकतंत्र की जान है। सही कहा। ये सुनिश्चित करती हैं कि सत्ता का इस्तेमाल मनमाने ढंग से न हो, बल्कि सोच विचार, बहस, मुबाहिसे और जांच पड़ताल के बाद हो। हर कदम, चाहे वो समिति की जांच हो, सदन में तीखी बहस हो या राष्ट्रपति की अंतिम मोहर, सबका अपना महत्व है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, इतनी लंबी प्रक्रिया, इतनी जांच पड़ताल और बहस के बाद भी कभी-कभी ऐसा क्यों लगता है कि संसद से निकले कानून जमीन पर उतने कारगर साबित नहीं होते या लोगों की असल जरूरतों से पूरी तरह मेल नहीं खाते? क्या इस पूरी व्यवस्था में कहीं और सुधार की गुंजाइश है, जिससे कानून न सिर्फ बने बल्कि ज्यादा असरदार और जनता के करीब हो? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।